तो हम लोग कर रहे थे क्या कहते हैं, एपिस्टासिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जीन जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर देता है। तो जो टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1 का, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियो मिलते हैं। ठीक है, जो जीन इस एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, और जिसका जीन एक्सप्रेशन अफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है ना, रेड एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है। पिछले अगर 10 साल में देखे तो एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कभी आए तो इसमें बेसिकली रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, उस रेशियो को क्या इंट्रैक्शन कहते हैं, तो हर एक रेशियो का नाम है। अगर एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो 5 क्लास इसी में चला जाएगा, तो हमारे को इसका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपके लेवल पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है कि कौन सा इंट्रैक्शन है और उसका क्या रेशियो है, और अगर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड होगा तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। पहला राइट डाउन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, एपिस्टासिस के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है इट मॉडिफाइज टू 9:7। राइट डाउन हियर Mendelian dihybrid ratio of 9:3:3:1. Here, Mendelian dihybrid ratio of 9:3:3:1 gets modified to 9:7. Example, flower color in sweet pea. Example is flower color in sweet pea. First is complementary gene interaction. Complementary gene interaction. Here typical Mendelian dihybrid ratio of 9:3:3:1 gets modified into 9:7. 9:7. Example, flower color in sweet pea. Second, supplementary gene. Supplementary gene. Here typical Mendelian dihybrid ratio of typical Mendelian dihybrid ratio of 9:3:3:1 gets modified to 9:3:4. Example, coat color in mice. Coat color in mice. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। थर्ड, इसी से क्वेश्चन आया था जो लास्ट आया है।
डोमिनेंट एपिस्टासिस। Dominant epistasis. Here, 9:3:3:1 ratio modifies to 12:3:1. 12:1, 12:3:1. Example, fruit color in summer squares. फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश, ककड़ी जिसको कहते हैं, फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। फोर्थ लिखिए, एडिटिव जीन। Here, here 9:3:3:1 ratio modifies to, here 9:3:3:1 ratio modifies to 15:1. Example, shape of fruit in Capsella brusa pastoris. Shape of fruit in Capsella brusa pastoris. Commonly known as Shepherd's purse. SHEPHERDS. Shepherd's purse. ठीक है, काफी हो गया, इतना से ज्यादा पढ़ना नहीं, से क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी बता दिया, बताते हैं तो डिटेल में इसके मत जाइएगा, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? हम कहते हैं कि व्हेन ए ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 पेयर्स ऑफ जीन, देन सच ट्रेट्स आर रिफर्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। अगर कोई भी ऐसा ट्रेट हो जिसको 3 या 3 से ज्यादा जीन मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा जीन पेयर मिलके, वैसे ट्रेट को हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? दे आर क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब क्या है? आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो, अमाउंट कितना बता सकते हो। जैसे कि आपका हाइट हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, ठीक है, आपका आईक्यू हो गया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो है ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स हैं और सारे के सारे क्या है? पॉलीजेनिक ट्रेट। जब आप पॉलीजेनिक ट्रेट को देखोगे
तो हम कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है हर जीन का इक्वल होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ every gene is equal and it is additive, मतलब सबको जोड़ के सबका बराबर होगा और सबको जोड़ के टोटल एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, इट्स जो इनका जीन है, इसके एक्सप्रेशन को इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट विल अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजीन्स। ठीक है, जैसे आप किसी भी क्वांटिटेटिव ट्रेट को देखें नेचर में, ठीक है, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट आपको दिखेगा। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको प्लॉट कर रहे हो तो आपको ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखेगा। दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब क्या हुआ, ये एक्सट्रीम जो है और ये एक्सट्रीम जो है, ये दो पैरेंटल टाइप्स हैं और बीच में सारे जो है वो इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट के अक्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप नेचर में देखते हो तो नेचर में आपको बहुत लंबा आदमी या बहुत छोटा आदमी बहुत कम दिखता है। ठीक है, बहुत जैसे खाली टाइप के आदमी हो या बहुत लिलीपुट टाइप एकदम छोटा सा आदमी हो, आपको ये बहुत कम दिखेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम है वो इंटरमीडिएट टाइप का है। तो किसी भी पॉलीजीन का अगर आप ट्रेट देखोगे नेचर में, तो जो पैरेंटल टाइप होता है, पैरेंटल टाइप इज ऑलवेज लेस देन 5%। ये वैल्यू कैलकुलेटेड है। आपको याद रखना है कि किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट का अगर आप नेचर में पैरेंटल टाइप देख रहे हो तो कभी भी ये 5% से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 5% है। तो मतलब पूरे पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो 5% लोग ही ऐसे होंगे जो बहुत लंबे होंगे या बहुत छोटे होंगे या बहुत इंटेलिजेंट होंगे या बहुत बेवकूफ होंगे। ठीक है, समझ में? अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन में जो स्किन कलर है, ठीक है, ये जो स्किन कलर है, इट इज ए पॉलीजेनिक ट्रेट। इट इज ए पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन, दैट इज AABBCC। ठीक है, तो पैरेंटल या तो ये हो सकता है कैपिटल में, ये जिसका होगा उसका स्किन कलर डार्क होगा, या दूसरा ये हो सकता है AABBCC रिसेसिव पैरेंट। ये जो होगा इसको हम लोग कहते हैं अल्बिनो। और जो हाइब्रिड होगा AABBCC, इसको हम लोग कहते हैं मुलाटो। विटिस कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, कहते हैं लोगों का कॉम्प्लेक्शन विटिस है, गेहुआ रंग है, जैसे मेरा हुआ या मैक्सिमम लोगों का होता है, दैट इज मुलाटो। ओके, थर्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस are those trait which are controlled by three or more than 3 pairs of gene, are those trait which are controlled by 3 or more than 3 pairs of gene. These traits are quantitative traits. These traits are quantitative traits like height, skin color, height, skin color, IQ, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट
phenotype reflects the contribution of each allele and their contribution is additive. In a polygenic trait, write down, in a polygenic trait, phenotype represents contribution of each allele and their contribution is additive. Their contribution is additive. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In nature, polygenic traits are distributed across the gradient polygenic trait is distributed across the gradient and percentage of parental type is always less than 5%. Next point लिखिए. Expression of polygene is influenced by environmental factor, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In human skin color is controlled by 3 pairs of genes. In human, skin color is controlled by 3 pairs of genes, that is AA, BB, CC. ये लिख लीजिए. अगर कैपिटल में तीनों है तो डार्क, अगर स्मॉल में तीनों है तो अल्बिनो, और हाइब्रिड है या हेटेरोजाइगस है तो मुलाटो. ये लिख लीजिए और ये ग्राफ भी बना लीजिएगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पॉलीजेनिक ट्रेट का ऐसे ही ग्राफ आता है. पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन बाय चांस. क्या पूछा? क्या मीनिंग है, किसका क्या मीनिंग है? पैरेंटल टाइप कमियां, पैरेंटल टाइप मतलब या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस माने होमोजाइगस रिसेसिव. ये दो एक्सट्रीम पैरेंटल है, ये और ये. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजीन, माधव लिख लो. एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीजीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. Expression of polygene is influenced by environmental factor. एक क्वेश्चन लिखिए. A plant with a genotype AA, BB,
CCDD have height of 36 meter. A plant with a genotype of AABBCCDD have height of 36 meter. Whereas plant with genotype small a, small b, small b, small c, and small d have height of 20 meter. Have height of 20 meter. Then what would be the height of then what would be the height of plant with genotype capital A, small a, capital B, capital B, capital A, small a, capital B, capital C, and small d. देखते हैं कितना है, मुझे नहीं पता। देखो मैंने बताया कि हर एक का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो सारा डोमिनेंट है, तो ये भी 9, ये 9 कर रहा है, ये पेयर 9, ये पेयर 9, ये पेयर 9, मतलब इंडिविजुअल का 4.5। यहां पे सब पेयर कितना कर रहा है? 5, 5, 5, 5, इंडिविजुअल का 2.5। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा? 4.5 प्लस 2.5। ठीक है, ये 9, 9 तो 18 हो गया, 9 प्लस 9, सॉरी 9 हो जाएगा, 4.5 प्लस 4.5, सॉरी, तो ये 9 हो गया। ठीक है, ये भी 9 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 to 7 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5, यही होगा ना? अठारह और 7, 25, 5, 30, 28 कैसे आ रहा था आपका? हाँ भाई, 28 सब लिख रहे थे ना। नेक्स्ट हेडिंग इज, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुकलेट वगैरह में, आप कर लीजिएगा, जो नहीं होगा मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल ने अपना वर्क जो है 1865 में पब्लिश किया, बट उसका वर्क जो है इट रिमेन अननोटिस्ड टिल 1900 तक इसका वर्क जो है अननोटिस्ड रहा। ठीक है, 1900 में इसके वर्क को 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेपरेटली रिडिस्कवर्ड किया। कौन कौन? एक था हिगो डिवेरेस, दूसरा था कॉरेंस, और तीसरा था वॉन सेमाक। ठीक है, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया इन 1900। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि 1900 तक मेंडल का वर्क अननोटिस्ड क्यों रहा। तो पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क in 1865, but it remained unnoticed till 1900,
when it was independently rediscovered by three different scientists. Hugo Deveris, Hugodeveris. Hugo Deveris. Second, Correns, Correns, Correns. And third, von Semach, Tschermak. क्योंकि अब बताएंगे ना, आप छोड़ दीजिए क्योंकि का काम मेरे पास छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा क्योंकि। ठीक है, कौन था भाई क्योंकि? छवि गुप्ता। क्योंकि सर किसी को समझ नहीं मेंडल क्या बोल रहा है। वाह, कभी कभी तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं। है छवि? नहीं, ऐसा नहीं था कि मेंडल का किसी को समझ में नहीं आया, क्या था वो बता रहा। ठीक है, मैडम, Mendel's work remained unnoticed. For such a long period of time. Because of following reasons. First, at the time of Mendel, first point लिखिए, at the time of Mendel, communication was poor. ठीक है, मेंडल के समय में, ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था भाई। लोकल लेवल पे उसने पब्लिश किया, बाकी लोगों को ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कुछ पब्लिकेशन आया है। पहला रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा। देखो, मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स आर डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी, मतलब ऐसा चीज है जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, विच डू नॉट ब्लेंड, मिक्सिंग नहीं होता। लाल पीला मिले केसरिया नहीं बनता है, और केसरिया से फिर लाल पीला अलग नहीं होगा। तो मेंडल ने यह दिखाया कि ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, दे डू नॉट ब्लेंड। ठीक है, ये उस समय के साइंटिस्ट लोगों ने नहीं माना, कि उनका मानना था कि बिकॉज इन नेचर वी ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअसली वेरिएशन हो रहा तो ब्लेंडिंग नहीं होगा तो वेरिएशन कैसे आएगा, मिक्सिंग नहीं होगा तो वेरिएशन कैसे आएगा। तो मेंडल का जो कंसेप्ट था कि फैक्टर्स आर डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी which do not blend and stably pass on from one generation to another was not accepted by contemporary scientists because in nature continuous variation is observed. Write down. Second reason लिखिए, Mendel's concept of factor as a discrete physical entity, which do not blend was not accepted by his contemporaries, as an explanation for
continuous variation, as an explanation for continuous variation observed in nature, observed in nature. ठीक है, ये दूसरा रीजन. तीसरा रीजन, मेंडल ने क्या कहा, ठीक है, कि जो फैक्टर्स होते हैं दे आर डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी. ठीक है, दे आर डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी, बट मेंडल इसके लिए कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाया. सेकेंड पॉइंट दोबारा था तो प्लीज. मैंने कहा मेंडल ने कहा कि फैक्टर्स जो हैं वो डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी. ठीक है, डिस्क्रीट फिजिकल एंटिटी मतलब कि जिसका अपना एग्जिस्टेंस है और वो आपस में ब्लेंड नहीं करते, मिक्सिंग नहीं होता उनका. ठीक है, तो उसके जो कंटेम्पररी थे वो इस चीज को नहीं माने. एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन नेचर. नेचर में बोल रही है अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रहा है तो ब्लेंडिंग होना चाहिए, लोगों का मानना था. मेंडल कह रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग. ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए. थर्ड, Mendel was not able to provide any evidence that factors occurs as discrete physical entity. ठीक है ना. लास्ट रीजन जो था वो ये था कि जो मेंडल था, ठीक है, मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज किया और बायोलॉजी वाले भड़क गए कि भैया मैथमेटिक्स. मेंडल वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल एविडेंस दैट मेंडल वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल एविडेंस दैट factors appear as discrete physical entity. Discrete physical entity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है. मेंडल ने ये कहा, नहीं, मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिक्स को यूज किया बायोलॉजी में पहली बार. और बायोलॉजी वाले ऐसे ही मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया बायोलॉजी का क्या काम इसमें. तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, बायोलॉजी यूज में मैथमेटिक्स यूज नहीं करते. राइट ऑन. यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, for the first time by Mendel was not accepted by contemporary biologists, was not accepted by contemporary biologist. ठीक है ना. तो अब यहां से फिर एविडेंस आना शुरू हुआ मेंडल के सपोर्ट में. नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्पररी बायोलॉजिस्ट, उसके साथी बायोलॉजिस्ट लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, ओके. तो अब 1900 में मेंडल का वर्क रिडिस्कवर होता है और उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन से उसको सपोर्ट मिलना शुरू होता है. साथ के साथ क्या हुआ, उस टाइम में देयर वाज डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी. तो क्रोमोसोमल बिहेवियर स्टडी किया गया सेल डिवीजन के समय, स्पेशली रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस के समय. और उसमें जो पायनियरिंग काम किया, दैट वर्क वाज डन बाय सटन एंड बोवेरी
in 1902. They proposed this chromosomal theory of inheritance on the basis of behavior of chromosome, ठीक है, at the time of reduction, division और meiosis. स्पेसिफिकली अगर एनाफेज में बात करें तो इन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम है और जीन जो है उसका बिहेवियर जो है पैरेलल है, ठीक है. सो दे ड्रॉ पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम at the time of cell division, that is specifically reduction, division or meiosis. So write down chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri, Sutton Sutton and Boveri. They studied behavior of chromosome at the time of cell division in bracket write down reduction division, ठीक है. It was possible because of development of microscopy. क्या रिपीट करूं यार, क्या रिपीट करूं, ये पॉइंट कहां से, स्टार्टिंग से. कौन सा पॉइंट बोल रहा था मुझे खुद याद नहीं रहता, मैं पढ़ा के भूल जाता हूं. बताओ, कोई बताओ यार मैं क्या बोल रहा था. लिखो, फिर कुछ लिखो क्या लिख रहा था मैं, फिर मैं बताऊंगा उसके आगे क्या है. मैं ये बोल रहा था इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी. अच्छा, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी. एक चीज आपको बताना है, आप फिर भी आप मानते नहीं हो, ये फिर से बताना है, समझ जाओगे तो आपका भला होगा. जैसे मैं बार बार बोलता हूं, जैसे आप मेरे से डाउट पूछते होगे क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप पे, तो मैं फर्जी लिख देता हूं कि आंसर की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. ये क्लास में बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन मत करो, छोड़ दो, ठीक है. तो उसको छोड़ दिया करो, ठीक है. मैं और आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि बहुत लोगों के घर में कुछ लोग होंगे जिन्होंने बायोलॉजी कभी पढ़ा होगा, किन्होंने 70s में पढ़ा होगा, किन्होंने 80s में पढ़ा होगा, किन्होंने 90s में पढ़ा होगा, किन्होंने 2000 में पढ़ा होगा, ठीक है, और 2010 के बाद ही पढ़ा होगा. मैं उनके नॉलेज पे डाउट नहीं करता, ठीक है. आपके पेरेंट होंगे या आपके भाई होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, बट उनका एक्सपर्टीज इस फील्ड में नहीं है, मेडिकल कोचिंग के फील्ड में. हो सकता है उनका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा हो, मैं उनके नॉलेज बेस पे डाउट नहीं कर रहा. तो लेकिन उनको ना उंगली करने की आदत होती है, वो आपको उंगली करेंगे. कुछ लोग के घर में होंगे, हैं कुछ लोग के घर में जिनको बायो का थोड़ा बहुत ज्ञान या बहुत ज्यादा ज्ञान है किसी के घर में, ठीक है. तो उन लोगों से ना थोड़ा सा ना सावधान रहना. सावधान इसलिए रहना कि उनका एक्सपर्टीज नहीं है इस एग्जाम के लिए. मैं उनके नॉलेज पे डाउट नहीं कर रहा, ठीक है. वो आपसे बोलेंगे ये पढ़ा वो पढ़ा, उनको अगर कुछ उनको डाउट है वो मेरे से बात करें, ठीक है. मैं आपको लास्ट ईयर के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बच्चे का नाम नहीं लूंगा. अगर बच्चे का नाम लूंगा तो बच्चा पता चल जाएगा आप लोग. तो उसकी मदर टीचर है स्कूल में बायो की, आता होगा उनको बायो, कोई दिक्कत नहीं है.
तो स्कूल में क्या है कि एक बुक चलती है फॉल्समैन। बहुत सारे स्कूल वाले फॉल्समैन पढ़ने को कहते हैं, मैं तो कोई बुक पढ़ने को कहता नहीं, एनसीईआरटी छोड़ के। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसकी मदर मेरे से मिलने के लिए आई कि सर आप तो फॉल्समैन से बहुत कम पढ़ा रहे हो। मैंने कहा फॉल्समैन अपनी जगह ठीक है, मेरे को फॉल्समैन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैडम मानी नहीं। तो 11th में भी उसको फॉल्समैन पढ़ाया, 12th में भी फॉल्समैन पढ़ाया, और 12th में आके बच्चा फॉल्स हो गया। जिस बच्चे का सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ बच्चे का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार वो देगा, इस बार वो ड्रॉपर है, ठीक है। अब उसकी माँ को भी समझ में आ गया है उस चीज, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप ना रिसर्चर नहीं बनेगा। आपके घर वाले बोलेंगे इंटरनेट से क्यों नहीं देखते हो, विकीपीडिया से पढ़ लो, इधर से। मैं अपने सेबेट के लिए आपको एश्योर कर रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ अगर उसको आप डाइजेस्ट करके एसिमुलेट कर गए, आपका भला हो जाएगा। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड ठीक है, आप किसी पुराने मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। जिस दिन रिकॉर्ड खराब होगा उस दिन देखा जाएगा, छोड़ दूंगा प्लान। मैं इसलिए आप लोग को वार्न कर रहा हूँ कि जिनके घर में भी है वो आपको हेल्प की जगह, आप उनसे कुछ समझना, आप समझ लो। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, अगर मेरे से नहीं समझ रहा, आप उनसे पूछो। लेकिन वो आपको ना उंगली ना करें, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है। बहुत लोग क्या होता है ना, उंगली करते हैं, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये पढ़ाया गया, तुम्हें वो पढ़ाया गया, अच्छा तुम्हें ये पढ़ाया था, उसमें ये बताया था। अरे अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो मैं बताऊंगा, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगा तो मैं उसकी तरफ झांकूंगा भी नहीं। ये मेरा नेचर है। और इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा, मैं साफ मना करता हूँ, मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उन उंगली करने वाले लोगों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर उनको उंगली करने का बहुत ज्यादा इच्छा प्रबल होती है तो मेरा नंबर आप लोग के पास है, ठीक है। आप मेरा नंबर दे दीजिए, वो मेरे से एक्सप्लेनेशन ले ले कि आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया। आई हैव एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव। आई एम टीचर, यू आर नॉट टीचर, ठीक है। तो आई विल टीच एज पर माई डिस्क्रिप्शन, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और कभी भी आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो, या तो आउटरेटली गंदा टीचर है, खराब पढ़ा रहा है, तो ये आपको एकदम वोकल होकर बोलना है कि भैया इससे नहीं पढ़ना है। अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो यू हैव एवरी राइट, ठीक है, कि आप बोलो कि भाई नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ना इससे, ठीक है। नहीं, अगर आपको टीचर समझ में आ रहा है तो देन यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर टीचर, ठीक है। जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे और आपका काम नहीं निकलेगा। अगर आप, बहुत पहले की बात है, मैं उस समय नारायण में पढ़ा था, नारायण इंस्टीट्यूट में। तो कुरुक्षेत्र सेंटर में मैं पढ़ा रहा था। एक बच्चा था, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी, अच्छा बच्चा था। वो क्लास में घुसते ही ना वो इसलिए तैयार होता था कि मेरे से वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हर दिन वो 2-4 क्वेश्चन लेके आता था और मेरे से क्वेश्चन पूछता था कि सर ये क्या हो गई, मेरे पढ़ाने से पहले। तो इतने दिन में तो मेरे को समझ में आया कि वो उसको कौन फीड कर रहा है, कि कोई है उसके घर में जो उसको फीड कर रहा है। तो जब सिलेबस खत्म हो गया तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम क्लास में जो क्वेश्चन लेके आते थे, जो तुम्हें देता था, उसने तुम्हारा भला नहीं किया, उसने तुम्हारा बुरा किया। क्यों? क्योंकि तुम जब क्लास में बैठते तुम्हारे दिमाग में पूरा टाइम यही चलता था कि ये क्वेश्चन मेरे को सर से पूछना है, वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट। क्योंकि उसका भाई जो था उस समय एमएससी कर रहा था, एमएससी कर रहा था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहा था वो, ठीक है। मैं डीयू का प्रोडक्ट हूँ, तो मेरी औकात एनी डे, मतलब डीयू सो कॉल्ड प्रीमियम, चाहे कितना भी घटिया हो डीयू, इंडिया में तो बेस्ट है, ठीक है। तो वहां का प्रोडक्ट हो तो मुझे पता है कि मेरा कंटेंट लेवल क्या है, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि ये लोग जो होते हैं, जो आपके अगल बगल रहते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। और उनका अगर वो परसिस्ट करें तो मेरे से बात करा दीजिएगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी उनके डाउट होंगे, आई एम देयर टू सॉल्व दैट, ठीक है। हो सकता है मुझे भी कुछ उनसे सीखने का मौका मिले। ऐसा थोड़ा ना कि बच्चे सिखा जाते हैं, कभी कभी आप जैसे लोगों में सिखाए जाते हैं कि सर ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है वैसे भी होता, मुझे नहीं पता हो। तो मैं तो हमेशा ओपन रिसेप्टिव रहता हूँ सीखने के लिए, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये क्योंकि ये रिसेंट कुछ घटना घटी, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और घर के अंदर रहिए, नहीं तो कोरोना आंटी उठा के ले जाएगी, बड़ा कष्ट होगा उसके बाद, ठीक है। ओके, चलिए। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं, लिखने का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सटन एंड बॉवरी ने
सटन एंड बॉवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया इन ऑर्डर टू ड्रॉ पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। इन्होंने कहा कि बोथ क्रोमोसोम एंड जीन आकर्षण पेयर इंडिविजुअल में है भाई, होमोलोगस पेयर है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, हमें आप लोगों को ये पता है ना कि क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे ही जीन प्रेजेंट होगा। उसके बाद उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन आउट ऑफ द पेयर वन गोज टू द गैमीट, ठीक है, आउट ऑफ द पेयर वन विल गो टू द गैमीट, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि वन पेयर, ठीक है, वन पेयर, अब ये बताना कौन जीन के लिए है कौन क्रोमोसोम के लिए है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, और दूसरा कहता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, एंड दूसरा कहता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं आज की क्लास, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओपन माइंड से कि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फिर तुरंत, क्योंकि तुरंत इसके बाद हमारा वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मॉर्गन। तो अभी अगर ये पढ़ा के मॉर्गन शुरू नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।